नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। और आज हम बात करेंगे राजधानी देहरादून में जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह के आरोप अन्य लोगों पर लगाए हैं और कौन लोग हैं वो जिन पर आरोप लगे हैं। उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तमाम जो युवा हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, पहाड़ों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बॉबी पवन। बॉबी जी, किस तरह के मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे? देखिए, आज का जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा है और एक विभागीय अधिकारी, पेयजल निगम में एक अधिकारी है, उनका ये मुद्दा था। ये जब 2005 में यहाँ पर कार्यरत हुए तो निश्चित तौर पर उस दौरान इनके द्वारा एक फर्म बनाई गई थी और उस फर्म के माध्यम से ही ये जो विभागों में काम उनके होते थे, अपने विभागों में उन ठेकेदारों को मटेरियल सप्लाई करते थे। तो निश्चित तौर पर इनकी अप्रत्यक्ष रूप से वो ठेकेदारी हुई और उसके बाद वर्तमान समय में कई वर्ष पूर्व अपने पत्नी के नाम से एक फर्म और बनाई, जिसमें उत्तराखंड में रहते हुए इन्होंने कई एग्रीकल्चर लैंड और कई रेजिडेंशियल लैंड को परचेज किया। और उसके बाद जब देखा गया तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो कीमत है वो लगभग कई करोड़ों में हो जाती है। और 20 साल की सेवा में अगर कोई व्यक्ति इतना तरक्की कर जाए तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ 2018 में भी एक जांच हुई थी और प्रतिकूल प्रविष्टि लगी थी और उसमें दोषी ठहराए गए थे। उसमें कहा गया था कि ये व्यक्ति दोषी है। तो इनका डिमोशन होने के बजाय या इन पर कार्रवाई होने के बजाय लगातार इनके प्रमोशन हो रहे हैं। ऐसी भी सूचना है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति है ये कई जो IAS है सचिवालय में, उनके ब्लैक मनी को वाइट भी करते हैं, ऐसी भी सूचना है। और ठेकेदारों के साथ मिलकर ये ज़मीनों की सौदेबाजी करके ये तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की इनके खिलाफ जो गंभीर आरोप जो लगे हैं, और केवल हम नहीं लगा रहे हैं, हमने तथ्यों के आधार पर लगाए है। जिस ठेकेदार ने शपथ पत्र के माध्यम से एक शिकायत सचिव पेयजल को दी है कि इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए जो है वो काम देने के नाम पर लिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर विषय है और गंभीर आरोप हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और इनके इस जांच के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हैं कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, तो क्या लगता है वो जीरो टॉलरेंस काम कर रहा है? आप जीरो टॉलरेंस देख रहे हैं कि एक एक अदने से कर्मचारी जिनकी 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो किस प्रकार का जीरो टॉलरेंस चल रहा है ये आप देख सकते हैं। और यही मामला नहीं, तमाम प्रकार से और मामले खुलकर देख लीजिए कि अभी शहरी विकास विभाग में 1,75,000 रुपये की नौकरी रेवड़ी की तरह बांट दी गई, जिसमें कि ये सूचना मिली है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पे ये हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जीरो टॉलरेंस हवाई है और जीरो टॉलरेंस के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश की जनता सब देख रही है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार निकल कर आ रहे हैं कि जिस पत्थर के नीचे भी हाथ डालो, जिस विभाग में भी हाथ डालो, वहाँ भ्रष्टाचार निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक बयान भी जारी हुआ था और पहाड़ी मैदान को लेकर काफ़ी कहीं ना कहीं उसकी निंदा भी की गई है, तो क्या लगता है कि वो पहाड़ी और मैदान का जो सिलसिला है वो अभी भी उत्तराखंड के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने इस पहाड़ी राज्य को, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड राज्य की जो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो जाना जाता है वो पहाड़ी राज्य के रूप में जाना जाता है। और जो पहाड़ी लोगों के लिए उनके द्वारा जो अपशब्द कहे गए थे, निश्चित तौर पर पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड उससे आहत है। और ऐसे लोगों पर पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और इस उत्तराखंड की जनता को भी कहना चाहूँगा और समाज को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हैं वो उत्तराखंड के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से भ्रष्टाचार उत्तराखंड के अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा, क्योंकि पलायन का भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार से ही लिप्त है। क्योंकि जो पलायन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बेरोजगार जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका जो उत्पीड़न है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाना अति आवश्यक होगी। वहीं कुछ युवा और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आप एक युवा हैं और लगातार हम देखते हैं कि पहाड़ों से जो है पलायन लगातार होता है, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, लगातार जो पलायन होने का कारण यही है कि जो भू कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लाए थे, उसमें जो है उसमें जो काफ़ी जो फैसले हैं, मतलब वो जनता के खिलाफ ही है, मतलब क्योंकि विरोध में ही है, जनता उससे सहमत नहीं है। और
बाहर से लोग अंदर बाहर के जो लोग हैं यहाँ पे क्या कहते हैं ज़मीन लेके हड़प रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं पॉपुलाइन कर रहे हैं, और वो यहाँ जैसे गांव से लोग आ रहे हैं और वो रेंट पे रह रहे हैं, मतलब उनकी कोई आपत्ति, उनकी कोई भूमि नहीं है, कोई अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह से जो क्या कहते हैं काफ़ी जो ये प्लाइंस का जो मुद्दा है काफ़ी गहरा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर टिप्पणी करें और अच्छा सशक्त भू कानून है उसको लाने की कृपा करें। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को पलायन रोकने के लिए कोई एक ठोस रणनीति जरूर बनानी होगी, लेकिन क्या लगता है किस तरह की रणनीति बननी चाहिए? देखिए, इसमें तो बहुत ही गंभीर विचार करना चाहिए इस धामी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने हवा हवा में वो कानून लाया है जिस पे कोई अमल नहीं है, मतलब, और इसमें अमल करने की ज़रूरत है सरकार को। क्योंकि देखिए जितने भी हमने बॉय पार ने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो भू कानून को लेकर वो कहीं भी जनता ने उठाए हैं, बहुत सारी पार्टियों ने उठाए हैं, लेकिन इस पर मतलब इतना अमल रहने की ज़रूरत है। जो ब्लाइंड हो रहा है कंटिन्यूसली हो रहा है और ये रुकने का नाम ले नहीं रहा है, जिससे क्या कहते हैं उत्तराखंड जो है मतलब विलुप्त हो चुका है। और यहाँ पे जो बाहर के जो लोग हैं बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम फिर से एक बार सरकार को चेताएंगे कि आप इस भू कानून की जो नियमकरण है उसको चेंज करिए, और जो इसमें अच्छी जो जनता के हित में जो फैसले वो लेने का कृपा करें। बिल्कुल भू कानून तो बना दिया गया, लेकिन उस पर अमल होना अभी बाकी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो कहीं ना कहीं खाली होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पलायन इस कदर हो रहा है कि उत्तराखंड के जो युवा हैं वो उत्तराखंड में काम ना कर कर अन्य राज्यों में या अन्य देशों में जाकर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई ठोस रणनीति जरूर सरकार को बनानी होगी, लेकिन वो रणनीति किस तरीके से बनेगी, क्या कुछ उसमें होगा, ये कहना भी बाकी है, क्योंकि इसके लिए कोई श्वेत पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई, क्योंकि लगातार जो बेरोजगार युवा हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके लिए श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए और एक अच्छा प्लान, कोई ना कोई प्लान रोकने के लिए बनाना चाहिए। भैया आप किस तरह देखते हैं इस प्लान को? देखो, मैं इस तरह से देखता हूँ, जैसे आज वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हमारे लोग पहाड़ से निकलकर पलायन शहरों की तरफ कर रहे हैं, और शहरों में रोज़गार के सीमित साधन होने के अलावा बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ दी जा रही हैं। आज बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे लोग जो हैं, पहाड़ के लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, उनको 8 और 10 हज़ार की नौकरी के लिए वो लाचार हो रखे हैं, और यहाँ बाहर से आए हुए व्यक्तियों को रेवड़ी की तरह 1,75,000 रुपये जैसी नौकरी दी जा रही है। तो ये बड़े गंभीर मामले हैं, इन पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जो एक ताज़ा मामला है शहरी विकास विभाग का, शहरी विकास निदेशालय की जो डायरेक्टर है नीतिका खंडेलवाल, उनके जो सचिव हैं नीतीश झा जी, उन लोगों की मिलीजुली साठगांठ से 1,75,000 रुपये की नौकरी जो है लखनऊ के एक व्यक्ति को दी गई है, अभिषेक सिंह जी को। वहाँ हमने विरोध प्रदर्शन किया, उनसे जानकारी ली, उनकी डायरेक्टर से हम मिले, सचिव से मिलने की कोशिश की, उनको ज्ञापन दिया, चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की गई और व्यक्ति वहाँ नौकरी करने लग गया। तो ये इतने गंभीर मामले हैं, उस पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और जो हमारे प्रदेश के युवा हैं जो 8 और 10,000 की नौकरी करने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड होटलों में हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है हायर कर रहे हैं और इतनी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं, 1,70,000। इतने में तो हमारे लोग 7 से 8 लोग एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं, सरकार की मंशा यहाँ के बेरोजगारों के लिए नहीं है, सरकार की मंशा प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं है। सरकार की मंशा है, उनके मंत्रियों की मंशा है कि हम बाहर से, लखनऊ से लाकर यहाँ पर सेटिंग वेटिंग से यहाँ लोगों को फिट करें और हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार हैं वो अन्य प्रदेशों का रुख करें। भ्रष्टाचार की आपने बात की है, तो क्या लगता है कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो, लगातार यही कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन क्या लगता है उससे कोई फायदा हो रहा है? कहीं कोई जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं है। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भ्रष्टाचार के तमाम मामले हमने उजागर कर लिए, इतने मामले उजागर कर लिए कि इनमें से अगर 2-4 मामलों पर भी कार्रवाई करें तो एक नज़ीर पेश हो सकती है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कानों में रुई ठूंस रखी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनके विभाग में 1,75,000 रुपये की नौकरी दी गई है, इन्होंने कानों में रुई ठूंस रखी है। ये तमाम जो है भ्रष्टाचार में सरकार पूरी तरह से संलिप्त हो रखी है। कहीं कोई जीरो टॉलरेंस की नहीं। सरकारें चाहे डबल इंजन की आए, ट्रिपल इंजन की आए या फोर्थ इंजन की आए, इंजन से सरकार नहीं चलने वाली। सरकार मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा से चलने वाली है, स्ट्रांग लीडरशिप से चलने वाली है और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसकर चलने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। और इसके उदाहरण हम आपको दे रहे हैं ना, जब 1,75,000 रुपये की विद एविडेंसेस हमने, अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में और हमने सामने रखे और इन पर कहा है कि इन पर कार्रवाई करें, तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो वो
अनछुए जो हिडन करप्शन है, जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार, उसको कैसे ये लोग देख पा रहे होंगे, ये समस्या पर है। बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो बड़े बड़े दावे जरूर करती है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार उनकी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन वही देखिएगा कि इन्होंने सही कहा है कि जो सरकारें हैं वो इंजन से नहीं चलती हैं, ना ही डबल इंजन से चलेंगी, ना ही सिंगल इंजन से चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो संकल्प दृढ़ है उससे ही कहीं ना कहीं सरकारें चलती हैं। लेकिन उन सरकारों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सोचना होगा, एक अच्छा प्लान उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सो करना होगा, पलायन को रोकने के लिए करना होगा। भाई साहब किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को, जो भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर कहा जाए जो पलायन का मामला है, किस तरह देखते हैं? देखिए, पलायन का जो मामला है आज सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों में, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज पलायन है। पलायन जो हो रहा है जो सरकार की नाकामी की वजह से आज पलायन हो रहा है पहाड़ों में। आप पहाड़ों में देख सकते हो कि किस प्रकार का जो जीवन है, पहाड़ों से लोगों को रोजगार के लिए तरसना पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहाड़ में ना शिक्षा ना स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें, कहीं भी पहाड़ में उत्तराखंड के अंदर हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी की एक व्यक्ति को हल्का से भी चोट आ जाए, बीमार हो जाए, कहीं बुखार आ जाए, तो उसे कंधे पे उठाकर कम से कम 5-5 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ रहा है। फिर रोड पे पहुंचना, फिर गाड़ी की सुविधा, फिर शहर की ओर भागना पड़ा, देहरादून हल्द्वानी जैसे शहरों में लाना पड़ा। वो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ की, रोज की पलायन की। तो मेरा कहना यही है कि सरकार उस पर ध्यान दे। आखिरी सरकार कब ध्यान देगी? स्वास्थ्य स्वास्थ्य और शिक्षा पर कब ध्यान देगी? पहाड़ के अंदर तो यही है, सड़क पर। तो आज आप देख सकते हो कि पहाड़ों की जो स्थिति है, सड़क के आप हाल देख सकते हो और स्वास्थ्य के हाल देख सकते हो, शिक्षा की याद। तो सबसे मुख्य जो समस्या का जो कारण है यही है पहाड़ों के अंदर पलायन का। मैं एक बात कहूँगा आपसे, जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और सरकार कह रही है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं चारधाम में पूरी की गई हैं, तो क्या लगता है जो चारधाम के रास्ते हैं, क्योंकि आप पहाड़ से आते हैं और पहाड़ के अंदर हम देखते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर पहाड़ सरक रहे हैं, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, तो क्या लगता है चारधाम यात्रा सुरक्षित होगी? जी बिल्कुल, सरकार ने उस पर ध्यान दिया है। हम मानते हैं कि चारधाम यात्रा की रोड अच्छी है, उसे और बेहतर बनाए सरकार। और जो आए श्रद्धालु लोग आए उनके लिए और ज़्यादा सुविधा मिले, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कई जगह से टूटती है रोडें, बरसात आती है टूटती है, तो लगातार सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा यही आग्रह है सरकार से कि जो चारधाम यात्रा में लोग श्रद्धालु जो आते हैं उत्तराखंड के लिए, तो उस पर काम किया जाना चाहिए, लगातार उस पर काम होना चाहिए। यही कहना। बिल्कुल कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहीं बैठ के भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ ले चुके हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी कर चुके हैं कि जो चारधाम यात्रा है उसको सुलभ बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर दुरुस्त की जानी चाहिए। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी चारधाम यात्रा चलती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है और स्थिति खराब होने के कारण कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बार वो श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। और मैं देखिएगा कि क्योंकि पिछली जो चारधाम यात्रा चली थी एक ऐतिहासिक चारधाम यात्रा उत्तराखंड की कही जाती, क्योंकि 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं पिछली बार कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में आए थे और इस बार भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी आह्वान किया गया है कि इस चारधाम यात्रा में भी जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़कर उत्तराखंड आए और उनकी जो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, वो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो पूरी सरकार की होगी और सरकार कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी करती है और तमाम व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी कर रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या वो सड़कें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी चारधाम यात्रा से पहले, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी यह कहा जाए कि 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उसके लिए तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं। और हमें देखिएगा कि पलायन का मुद्दा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पलायन के मुद्दे को लेकर युवा एक कहा जाए कि एक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं का कहना है कि जो पलायन लगातार उत्तराखंड से होता है वो सिर्फ बेरोजगारी के कारण होता है और उसके साथ ही जो सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं या शिक्षा की सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं मिल सकती। क्योंकि आपने अभी सुना कि किस तरीके से जो यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको कंधों पर उठाकर या खाट पर लिटाकर उसको कहीं ना कहीं अस्पतालों तक मैदान के क्षेत्रों में पहुँचाना पड़ता है और उससे कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत भी हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और एक अच्छा प्लान रोकने के लिए जरूर बनाना होगा।
चारधाम यात्रा को लेकर सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो कि चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थित कर दी गई हैं, लेकिन अन्य लोगों का क्या कहना है उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि चारधाम यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि तमाम व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं, निर्देशित किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि चारधाम के लिए हम तैयार हैं? देखिए, अच्छी बात है कि भाजपा ने बैठक बुलाई है, समय पर बैठक बुला के जो है चार धाम के संबंध में तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लेकिन देखिए, धरातल पर जब काम नज़र आएगा तो तब उसके बाद कुछ बयान दिया जाएगा। अगर पिछले सालों की बात हम करें तो यही कार्रवाई लगातार चलती रही है और लगातार ये जो बातें आज कही गई, इन्हीं बातों को पिछले साल भी कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब वहाँ पर आपदा आई तो आपदा के मैं समझता हूँ कि 3 दिन बाद कहीं ना कहीं जो है आपके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर आपदा स्तर पर जो है कार्य करते हुए नजर आए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में सब चीज़ें जायज़ है, लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा की बात करें और आप अगर उत्तराखंड की ये एक रीढ़ है उत्तराखंड की, इससे लगभग 5 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ, अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ जो बयान देते हैं उस बयान पर खरा उतरना चाहिए। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ उनसे कि इस बार जो टाइमली उन्होंने बैठक ली है, मैं समझता हूँ उसका रिजल्ट भी धरातल पर आना चाहिए और जो भी यात्री यहाँ आए उनको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। चाहे महंगाई का सवाल हो, जो उस दौरान लगातार ये चर्चा होती है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेची जाती है, उस पर भी अंकुश होना चाहिए। चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य का सवाल हो, बड़ी बड़े दावे स्वास्थ्य के किए जाते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो पिछले साल तक तो स्थिति जो है वो बहुत बद से बदतर नज़र आई है। लेकिन इस बार अगर कहा जा रहा है तो अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी से अच्छी जो है सुविधाएं जो है यात्रियों को मिलनी चाहिए। और विशेष तौर पर देखिए, जो बहुत ईमानदारी से मैं कहूँ कि देखिए कितनी आस्था के साथ वो इन दूरस्थ पहाड़ों में आता है और वो इस दूरस्थ पहाड़ों में आकर अपनी आस्था को जताता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी पूरी सुविधाओं को समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करें। और ये पता लगेगा अब कि कितना धरातल पर जब उतरेगा उससे हम कुछ कह पाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही है ओवर रेटिंग की। कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग अधिक की जाती है। जो पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपये का या 10 रुपये का आता है उसको 50-50 रुपये तक बेचा जाता है। तो उस पर किस तरीके से रोक सरकार लगाए इस बार? देखिए, सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और मेरा ये मानना है कि देखिए नीचे गौरीकुंड से अगर आप गौरीकुंड से सामान ऊपर ले जाएंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए मैं लगातार पिछले केदार बाबा की कृपा से मैं भी लगातार हर साल जो है यात्रा पर जाता हूँ दर्शन करने के लिए। ये जरूर है कि भाई 22 किलोमीटर नीचे से अगर कोई सामान ऊपर पहुँचा रहा है तो उसका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं गौरीकुंड तक तो देखिए वो तो हाईवे है। अगर गौरीकुंड का व्यक्ति भी अगर केदारनाथ धाम में अगर उसी पैसे को ले रहा है तो ये जायज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर गौरीकुंड से ऊपर आप जा रहे हैं, चाहे आप जो है भीमबली जा रहे हैं, चाहे आप नैनचुली जा रहे हैं, चाहे आप केदारनाथ के स्थल पर पहुंच रहे हैं, वहाँ हो सकता है कि क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है, हो सकता है नीचे से सामान ले जाने में ऊपर कुछ ज़्यादा पैसा लगता हो, तो वो एक निश्चित मात्रा जो है बढ़ाकर तो ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा लेना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं जाता है। अपनी जो मेहनत की कमाई है और जो आपका वाकई में लगा है उतना पैसा तो लेना जायज़ है, उससे ज़्यादा लेना नाजायज़ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओवर रेटिंग की बातें लगातार चारधाम यात्रा में आती हैं और उस पर रोक लगाने के लिए अभी आपने सुना कि एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि इस पे इन लोगों पर नज़र रखी जा सके कि कौन ओवर रेटिंग कर रहा है, कौन अधिक पैसे ले रहा है, और उस पर सरकार को कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन वही देखिएगा कि सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं और अधिकारी उस पर अमल नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक अफसरशाही भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन वहीं मैं बात करूँगा अफसरशाही की। सर, क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार की बात नहीं सुनते हैं या फिर अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं? देखिए, अधिकारी का काम है कि वो मुख्यमंत्री की बात को धरातल पर उतारें और मुख्यमंत्री जी अगर ये लगता है उनको या उस संबंधित विभाग का मंत्री अगर उसे लगता है कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान रहा है, निरंकुशता दिखा रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए उसे। क्या मतलब ऐसे अधिकारी का, जब वो तनख्वाह ले रहा है, अधिकारी तो काम करने की तनख्वाह ले रहा है। अधिकारी का मतलब ये नहीं कि वो टाल मटोल करे, आज के काम को कल के ऊपर टाले। और कहीं भी कोई अगर दिक्कत होती है, कहीं कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर अधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही न करे।
बिल्कुल, कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से सरकार निर्देश देती है, लेकिन अधिकारी उस निर्देश को नहीं मानते हैं, उस तरीके से व्यवस्था नहीं बनाते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे अधिकारी पर सरकार को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन वही देखिएगा कि चारधाम यात्रा जल्दी शुरू होने वाली है और सभी को उम्मीद है कि इस चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं इस बार वो भी कहीं न कहीं रिकॉर्ड तोड़ ज़रूर उत्तराखंड पहुँचेंगे और सरकार भी लगातार अपने स्तर से कहीं न कहीं अपील करती हुई नज़र आ रही है श्रद्धालुओं से कि वो चारधाम यात्रा पर आएँ और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत चारधाम यात्रा पर नहीं होने दी जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे क्या उनको वो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी देखिएगा कि सरकार ने जो अभी हाल ही में एक बैठक उत्तराखंड के अंदर की है, सभी अधिकारियों को निर्देशित भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था चारधाम यात्रा में न देखने को मिले। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।